हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपकी यूट्यूब पे आप फिर से आए हैं आप लोगों के लिए एक और यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेकर के। ये है लेसन नंबर 11, मतलब पार्ट 11 है ना, पार्ट 11 नहीं, पार्ट 11। चैप्टर तो हमारा चैप्टर नंबर 40 चल रहा है, समतल में गति। ठीक है, इससे पहले हमने 10 जो पार्ट है इसके वो खत्म कर ली है। चैप्टर ऑलमोस्ट रन हो गया, अब हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। तो ये वाली जो हमारी लेसन सीरीज होने वाली है ये न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगी। थियोरिटिकल न्यूमेरिकल्स भी होंगे, मतलब जिसका अपन सीधा सीधा उत्तर दे सकते हैं, और जो हमारे सॉल्व करने वाले आंकिक प्रश्न है वो भी होंगे। ठीक है, हमने वही प्रश्न लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेसन में और न्यूमेरिकल डाल सकें, पर एक सिर्फ वो है कि भाई हो सकेगा तो हम पक्का नेक्स्ट लेसन में और न्यूमेरिकल डालेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डाले हैं इसमें, और लगेगा अगर मुझे कि इंक्लूड करने की जरूरत है तो फिर मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ने से पहले हमारा ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, लर्न एंड शेयर के नाम से, जो हमारे चैनल का भी नाम है। वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर डाउनलोड क्यों करें, क्या मिलेगा हमको डाउनलोड करके? तो बेटा डाउनलोड करके पहली बात तो आपके संडे को रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट संडे को टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा हमारे 10th के और 11th के कंटेंट इसके ऊपर है, पेड कंटेंट है, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, वो भी आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हो। और उसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। ठीक है, जैसे संडे को मैं क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास लेता हूँ जूम के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें हम अभी धीरे धीरे इंक्लूड करने की सोच रहे हैं, वो भी हम इंक्लूड करेंगे नियर फ्यूचर में। और अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। चलो तो आज का अपन लेसन स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल का पार्ट है, मज़ा आने वाला है। यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी सी पिक्चर दिख रही होंगी। पहले तो हमारी एनसीईआरटी की बुक ही ऐसा देख देख के पक गया इसका, तो नहीं पहला पेज ही हो गया, नहीं पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, कभी तुमने सोचा ये एनसीईआरटी पे जो पहली पिक्चर बनी किस चीज़ की पिक्चर है? एक चैप्टर आएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, अणुओं के बीच में जो बल लगे ना, उसको अपन एक स्प्रिंग से बता रखा है, वो अपन पढ़ेंगे कभी। ये एक अच्छी सी पिक्चर डाली मैंने, बहुत अच्छी लग रही है ना। अच्छा तो ऐसे कर रही है सर कहीं घूमने चले जाएं बीच बीच पे, मस्त है ना, पार्टी शार्टी करने। और एक ये एनसीईआरटी की बहुत बोरिंग सी पिक्चर दिख रही है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में आज अपन बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से और धीरे धीरे उसको करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े इजी थ्योरेटिकल है। तो देखो ये आप लोगों के पास में पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां जो हैं वो सदिश हैं और कौन कौन सी अदिश। कुछ आपने पढ़ ली हैं, कुछ आपने शायद नहीं पढ़ी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वरना आगे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं कि सर हमें तो पता ही नहीं है, तो आगे चल के पढ़ लोगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पढ़ोगे इसी क्लास में। ठीक है, इसमें देखो आयतन हमने पढ़ रखा है। आयतन एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, तो आयतन तो कैसे होगी, अदिश के अंदर आ जाएगी हमारी। उसके बाद द्रव्यमान अदिश, चाल अदिश, त्वरण सदिश, घनत्व अदिश, कोई दिशा नहीं होती, मोल संख्या कोई दिशा नहीं होती ना, तो वो भी अदिश, वेग सदिश क्योंकि दिशा होती है, कोणीय आवृत्ति इसकी कोई दिशा नहीं होती इसलिए ये भी अदिश, विस्थापन होती है सदिश, और कोणीय वेग जो है आपका उसकी भी दिशा होती है, इसका मतलब ये भी कैसी हुई, सदिश राशि हुई। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। मैं लिख देता हूँ, आयतन जो है वो कैसी राशि है, आयतन अदिश राशि है। आयतन अदिश, द्रव्यमान हमारी सदिश, सॉरी द्रव्यमान भी अदिश, भावनाओं में बह गए हम। चाल हमारी अदिश, इसका मतलब है सेम कॉपी लिखा है ना, डैश डैश का मतलब। इसके बाद त्वरण, ये हमारी सदिश। इसके बाद देखिए घनत्व हमारी वापस अदिश राशि है, तो ये घनत्व हो गया हमारे पास, ये हमारे पास अदिश। इसके बाद मोल संख्या, तो मोल संख्या हमारे पास वापिस एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, तो अदिश। वेग ये सदिश है भाई साहब, दिशा होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद कोणीय आवृत्ति कोई दिशा नहीं होती इसकी, इसलिए भी अदिश
उसके बाद विस्थापन ये सदिश है और कोणीय वेग भी सदिश है, दोनों की दिशा होती है। ठीक है, दोनों ही सदिश है। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने ऐसी कोई राशि नहीं जो अभी तक नहीं पढ़ी, सब पढ़ा ली। ठीक है, तो हमें सबके बारे में पता ही है ऑलरेडी। चलो, इसके बाद हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कोई दो अदिश राशियां, अभी उसने आपको पूरी पूरी हिंट दे दी कि इसमें दो ही अदिश राशियां, वही छाट के बतानी है। तो देखो, जिसके बारे में आप जानते हो ठीक है, जिसके बारे में नहीं जानते हो छोड़ दो। बल के बारे में जानते हो सदिश होती है, कोणीय संवेग हमें पता नहीं, हम छोड़ देते हैं। कार्य के बारे में जानते हो अदिश होती है, विद्युत धारा बताया मैंने आपको कि कैसी राशि होती है, ये अदिश है। तो दो अदिश राशि मिल गई तो बाकी छोड़ दो, बाकी हमें पता ही है कि सदिश ही होनी है क्योंकि इसने दो ही पूछी थी। तो यहाँ पे दो ही अदिश राशियां हैं, एक है विद्युत धारा, धारा का मतलब विद्युत धारा से है, और कार्य। दोनों कैसी राशियां हैं? दोनों की दोनों हमारी अदिश राशियां हैं। ठीक है, अब हमने ज्यादा दिमाग क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दे रखी थी कि दो ही राशियां अदिश थी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अच्छा, एकमात्र सदिश, अभी वापस हिंट आ गया, एकमात्र सदिश राशि। तो क्या ताप अदिश सदिश राशि होता? उसकी कोई दिशा नहीं होती। दाब, आवेग पता नहीं क्या होता है अभी। समय, शक्ति, पथ की लंबाई, और ऊर्जा। पथ की लंबाई मतलब दूरी नहीं हो सकती, ऊर्जा अदिश राशि होती है। गुरुत्व विभव, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने सिर्फ विभव भी पढ़ा है। हमारा जैसा विभव होता था ये भी विभव वैसा ही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, घर्षण गुणांक ये भी अदिश राशि होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आवेश, चार्ज, ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है, ये भी अदिश राशि। तो बच्चा कौन जिसके बारे में नहीं पता था, वो है हमारा आवेग। ये हमारी सदिश राशि है। ठीक है ना, ये कैसी राशि है? ये हमारी सदिश राशि है। तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, मस्त फील हो गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें थी। अच्छा, अभी अपने को बताना है कारण सहित बताइए। अच्छा, मैंने 4.3 छोड़ा है। 4.3 जो है वो, अच्छा 4.3 नहीं छोड़ा मैंने, वो तो करवा दिया। 21 के बाद क्वेश्चन छोड़ा है। 4.5 भी, हाँ 6 छोड़ा है। 6 क्यों छोड़ा है? क्योंकि हमारे काम का नहीं हमसे कभी पूछा जाएगा, तो हमने 6 वाला छोड़ दिया। कारण से ये बताइए कि क्या बोलते हैं, कौन सी अदिश है और कौन सी अदिश राशियां और कौन सी सदिश राशियां जो है के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण है या नहीं। मतलब क्या निम्नलिखित सदिश और अदिश राशियों के साथ जो लिखा है, जोड़, गुणा, भाग, जो भी लिखा है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों पॉसिबल, ये अपने को बताना है बस। तो लिखा है दो अदिशों को जोड़ना। दो अदिशों को जोड़ना संभव नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है सर? जोड़ तो सकते हैं। अरे दो सदिश बोले हैं ना, जरूरी थोड़ा ना दो सदिश सेम हो। मैंने बोल दिया लेविटेक कार्य, लेविटेक आवेश, दोनों सेम थोड़ी ना है, दोनों अदिश हैं, लेकिन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जोड़ा सिर्फ उन्हीं भौतिक राशियों को जा सकता है जिनकी विमाएं सेम हो। क्योंकि दो अदिश राशियां जरूरी नहीं है कि उनकी विमाएं सेम हो, इसीलिए हम बोलेंगे कथन जो असत्य है, ये अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि जोड़ने के लिए दोनों की विमाओं का सेम होना जरूरी है। इसके बाद एक ही विमाओं की एक सदिश एवं एक अदिश राशि को जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि सदिश जो है वो सदिश के साथ ही जोड़ सकती है, सदिश अदिश के साथ नहीं जोड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि दो जिनकी विमाएं सेम है उनको जोड़ दो आप, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो दूसरा स्टेटमेंट भी असत्य हो गया, या अर्थपूर्ण नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यह बहुत ही अजीब सा बना है मेरे से। किसी सदिश को एक अदिश से गुणा करना, ये संभव है, मैंने आपको सिखाया भी था। मान लो कोई एक वेक्टर है, दो मतलब ए वेक्टर है, उसको 2 से गुणा करा, लेंथ डबल हो जाएगी, माइनस से गुणा करा, दिशा परिवर्तित हो जाएगी, तो संभव तो है ना, इसलिए ये संभव है, ये अर्थपूर्ण है, इसे हम मानते हैं। पहला अर्थपूर्ण तो मिला, चलो, यानी ये पॉसिबल है। दो अदिशों का गुणा संभव है, कर सकते हैं, माना थोड़ा ना कर रहा है कोई। जैसे हम कार्य निकाल, चलो जैसे हमने विद्युत धारा निकाली, वो किसके नहीं, या फिर आवेश निकाला, चलो आवेश किसके बराबर होता है? आवेश जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? विद्युत धारा और हमारे समय के गुणा के बराबर। पढ़ा था ना, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय,
वहां से मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल ले लिया। आवेश किसके बराबर है? विद्युत धारा गुणा समय। दोनों कैसी राशियां हैं? दोनों अदिश राशि। गुणा संभव है ना, इसलिए हमने बोल दिया हाँ ठीक है। दो सदिशों को जोड़ना ये भी अर्थपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है सर? जरूरी थोड़ा ना दोनों की विमाएं सेम हो, इसलिए ये अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक है। एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, अर्थपूर्ण है, क्योंकि दोनों की विमाएं सेम है। संभव है क्यों? क्योंकि दोनों की विमाएं क्या होगी? सेम होगी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि संभव है। जहां हमने लिखा है ना दो सदिशों को जोड़ना, दो अदिशों को जोड़ना, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी जो विमाएं है ना वो बराबर नहीं है। अगर विमाएं बराबर नहीं होगी ना तो फिर किसी भौतिक राशि को जोड़ना और घटाना संभव नहीं है। गुणा और भाग किया जा सकता है लेकिन जोड़ना घटाना संभव नहीं है, इसीलिए। और एक सदिश को एक अदिश के साथ जोड़ा तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। ठीक है, वो तो आप भूल ही जाओ। गुणा कर सकते हैं। अब यह देखो कितनी अजीब सी बात है, एक अदिश को एक सदिश से गुणा किया जा सकता है। जैसे कार्य निकालते हैं, बल इंटू विस्थापन, दोनों अदिश हैं, दोनों सदिश हैं। ठीक है, कई राशियां ऐसी होती है जिसमें एक सदिश और एक अदिश होता है, उनको भी हम गुणा करते हैं, उनको भाग देते हैं। जैसे दाब निकालते हैं, बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अदिश है, बल हमारी सदिश राशि, डिवाइड कर रहे हो ना, तो वो संभव है। लेकिन उनको जोड़ना संभव नहीं है। एक अदिश और एक सदिश जुड़ जाए वो बात नहीं बैठेगी। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ना, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके, और बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश राशि होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जब हम किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो एक्चुअली अदिश ही होता है, वो एक वैल्यू तो है, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो इसका उत्तर बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है। तो पहला हमारा निकला सत्य। मैं लिख देता हूँ, चलो ये हमारा सत्य है। ठीक है। दूसरा, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, बिल्कुल गलत। किसी सदिश का प्रत्येक घटक अदिश हो जाए ऐसा संभव नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, ये ए वेक्टर है, ये थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है, ये हमारे पास है ए कॉस थीटा, ये हमारे पास आया था ए साइन थीटा। तो क्या मैं इस घटक को हमेशा अदिश के रूप में लिखूंगा? ना, अगर मैं सदिश के रूप में लिखना चाहता हूं तो आई कैप लगा दूंगा, इसमें जे कैप लगा दूंगा, अब तो बन गया सदिश। इसलिए सेकेंड वाला स्टेटमेंट कि किसी सदिश का एक घटक अदिश होता है वो गलत है, वो ये चीज वैलिड नहीं है, क्योंकि आई जे के लगा करके आप उसको सदिश बना सकते हो। तो सेकेंड वाला बी वाला असत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। कुल मिला के कहना चाहता है कि विस्थापन जो है वो आपके दूरी के बराबर होता है। पथ की लंबाई का देखो इनडायरेक्टली मतलब ये है, पथ की लंबाई है ना, चली गई दूरी का मतलब है, पथ की लंबाई का मतलब है दूरी। और इसके बाद इसने क्या बोला? इसके बाद इसने बोला विस्थापन सदिश का परिमाण, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, यानी उसकी सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन नहीं। तो क्या दोनों बराबर होते हैं? ना, दूरी विस्थापन से बड़ा या उसके इक्वल होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हम हमेशा ऐसा नहीं बोलते कि दोनों बराबर है, हम ये बोलते हैं कि दूरी विस्थापन से बड़ा है उसके बराबर है। तो अगर ये ऐसा बोलता ना कि है ना, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर या उससे ज्यादा होती है, ज्यादा और लिख देता ना, तो मैं करेक्ट मान लेता, लेकिन अभी नहीं मानूंगा क्योंकि आधी बात सही बोली इसने। डी क्या बोल रहा है? किसी कण की औसत चाल, ठीक है, यानी मतलब वही टाइम डिवाइडेड बाय, मतलब दूरी को समय से डिवाइड कर दिया, समय के समान अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उससे ज्यादा होती है। अब इसने सही बात बोली ना कि औसत जो हमारा चाल होती है, वो औसत चाल जो है वो औसत वेग से ज्यादा या उसके बराबर होती है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, परिमाण की बात चल रही है सिर्फ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए असत्य निकला था, ये तो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है ना, ये सत्य है, क्योंकि क्या बोलना चाहता है कि औसत चाल जो है वो औसत वेग से ज्यादा है उसके बराबर होती है, तो ये तो सही बात है। तो आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
बहुत इजी सी बात है। अभी क्या बोला आगे, तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य नहीं होता। अगर तीन सदिश जो कि एक ही तल में नहीं है तो उनके सदिशों का योग जो है वो कभी भी शून्य नहीं होता। ये आपको बोलना चाहता है कि भाई तीन सदिश हैं और क्या बोलते हैं वो एक समतल में नहीं है, एक तल में नहीं है। मान लो एक सदिश जो है, दो सदिश बोर्ड में है और एक सदिश बाहर निकल रहा है, तो क्या तीनों सदिशों का योग 0 होगा? कभी नहीं होगा। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। भाई तीनों सदिश अगर एक प्लेन में है ना, एक ही तल में है, तो सदिशों का योग संभव है 0। लेकिन अगर दो सदिश एक प्लेन में और तीसरा सदिश उसके लंबवत है तो उनका योग कभी भी एक जो है 0 नहीं होगा। जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं, हम सदिश गुणा करते हैं तो जो सदिश हमें मिलता है उन दोनों के गुणा से वो कहाँ मिलता है, उसके लंबवत, या तो ऊपर या तो नीचे। तो किसी भी केसेस में उन तीनों का योग कभी 0 नहीं हो सकता। योग तो तभी 0 हो सकता है जब वो तीनों के तीनों एक ही तल में हो, तभी मैं त्रिभुज का नियम लगा पाऊंगा या समानांतर चतुर्भुज का नियम लगा पाऊंगा। तो उस केस में 0 हो सकता है, लेकिन वैसे संभव नहीं है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 6th वाला छोड़ा है क्योंकि हमारे काम का नहीं है, इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया है। वो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या बोल रहा है, आगे बोला हमारे पास कि भाई दिया है a + b + c, गायब हो गया इसमें से गलती से, हमें लग रहा है कि हमसे गलती से डिलीट हो गया, ये c है एक्चुअली, तो ये e बन गया हमारे पास। a p c d 4 सदिश है, उनका योग जो है हमें 0 दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अच्छा ये वेक्टर्स है ना, ध्यान रखना, ये सब वेक्टर्स ही हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हैं। तो लिखा है इसमें देखो ए बी सी डी में से, अच्छा तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बी सी डी में से प्रत्येक शून्य सदिशों, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है कि 4 सदिशों का योग 0 तभी होगा जब सारे के सारे सदिश 0। ऐसा भी हो सकता था कि ए वेक्टर नेगेटिव बी वेक्टर के बराबर हो जाए और सी वेक्टर जो है वो नेगेटिव डी के बराबर हो जाए, तो भी सदिशों का योग 0 आता। तो ये जरूरी नहीं है कि 4 सदिशों का योग तभी 0 हो जब उनमें से सबके सभी शून्य के बराबर हो। ये स्टेटमेंट तो कंप्लीटली गलत है। हो सकता है पहला दूसरे के इक्वल है लेकिन नेगेटिव के बराबर है, दूसरा तीसरे के इक्वल है लेकिन नेगेटिव के बराबर है, हो सकता है तो पहला चौथा हो जाए, दूसरा तीसरा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत ही है कि भाई चारों के चारों 0 हो जाए, ये क्या बात हुई? ठीक है, तो ये चीज हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे असत्य, तो ये हमारा असत्य है। ठीक है, a + b, बेटा वेक्टर ये सब है ना, बाय डिफॉल्ट आपको बता दो वेक्टर ये, a व c का परिमाण b व c के परिमाण के बराबर है, तो होने से क्या होगा? क्या ये बात सत्य है? मैं जो बोल रहा था बिल्कुल सही है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, a वेक्टर + b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का c वेक्टर माइनस का d वेक्टर। मान लो मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्योंकि इन दोनों का योग इसके योग के नेगेटिव के बराबर है, तो दोनों का परिमाण तो बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परिमाण बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि परिमाण के बराबर है अगर उनका सदिशों का योग 0 के बराबर है, तो ये फिर बात सत्य है। अगर मैं परिमाण ले लूँ ना दोनों तरफ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो फिर ये नेगेटिव का साइन तो हट ही जाएगा, पता ही हमें। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। ए का परिमाण b, सी का परिमाण d के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। ए बी का जो परिमाण है वो बी सी के परिमाण के योग से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ये बोल रहा है ये। तो बिल्कुल सही बात है भाई, पहले वाले स्टेटमेंट में बोला है कि ए बी का परिमाण बी सी के परिमाण के बराबर है, सॉरी ए बी का परिमाण सी डी के परिमाण के बराबर है। तो अभी बाद के स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ए बी का परिमाण जो है वो सी डी के परिमाण से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। तो सही है ये। अगर पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है कि ए + b का जो परिमाण है वो c + d के परिमाण से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये हो गया हमारा सत्य, अगर ऊपर वाला सत्य है तो। ठीक है, लास्ट में क्या बोल रहा है कि यदि a व d संरेखीय नहीं है, संरेखीय मतलब एक ही दिशा में नहीं है, तो b + c अवश्य ही a व d के समतल में होंगे और यहां
और यदि ए तथा डी, यहाँ पे यदि आएगा, यदि ए तथा डी के अनुदिश हो तो होगा यदि वे संरेखीय होंगे। मतलब बहुत अटपटा सा स्टेटमेंट लिखा है, समझो, बहुत टेढ़ी कहानी है लास्ट वाला स्टेटमेंट। मैं एक एक वर्ड और अच्छे से पढ़ता हूँ। यदि ए और डी संरेखीय नहीं है, मान लो ए और बी कैसे रैंडमली है, मान लो ये प्लेन है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और डी संरेखीय नहीं है, तो देखो ऐसे रैंडमली होंगे, ये रहा ए, ये रहा हमारा डी, तो ए और डी जो हमारा संरेखीय नहीं है, ठीक है, मतलब कैसे भी हो सकते हैं। तो बी और सी का उसी तल में होना जरूरी है, तो ये बी प्लस सी कहीं इसी तल में होगा, कहीं पे भी हो सकता है, मैंने तो इसे रैंडमली बनाया है, कहीं पे भी हो सकता है, तो उसका इसी तल में होना जरूरी है। अगर वो किसी और तल में हुआ तो उनका योग कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि योग शून्य है, इसका मतलब बी प्लस सी वेक्टर का इसी तल में होना जरूरी है अगर ए और डी वेक्टर जो है वो इसी तल में संरेखीय नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद देखो इसी तरीके से यदि ए डी के अनुदिश होगा तो वे संरेखीय होंगे, मतलब ए और डी जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, बेसिकली लाइक दिस, ए और आपका कौन है डी, अगर वो एक दूसरे के अनुदिश हो, अनुदिश मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो वे संरेखीय होंगे। कौन कौन बी प्लस सी, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, क्योंकि हमें ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू करना था। चलो फिर अपन चलते हैं आगे, बहुत ही टेढ़ी सी खीर थी लास्ट वाला क्वेश्चन तो। चलो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लगता है मेरे को, एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 3 लड़कियां हैं, 200 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही है, तो ये एक व्हाइट कलर का दिख रहा होगा आपको, तो बर्फीली एक सतह है, उसके ऊपर उनको स्केटिंग करनी है मस्त, और ये हमें जो इसकी त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 200 मीटर, तो ये हम लिख देते हैं, व्हाइट से तो दिखेगा नहीं तो मैं रेड से लिख देता हूँ, ये 200 मीटर है त्रिज्या, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या आ गई 200 मीटर। उसके बाद क्या बोला उसने, वे सतह के एक किनारे P से स्केटिंग शुरू करती हैं और P के व्यासतीय विपरीत बिंदु B पर Q पर पहुंचती हैं, मतलब Q तक पहुंच रही है लेकिन अलग अलग पाथ से, जैसे A वाली जो है ना वो इस पाथ से जा रही है, B वाली इस पाथ से जा रही है, और जो तीसरी गर्ल है ना वो C वेक्टर बना दिया हमने, C वाली जो लड़की है, मान लिया उन लड़कियों का नाम इन्होंने ABC दे दिया, NCERT की बुक वालों ने हटा दिया इसलिए इसमें है नहीं, तो एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तीनों अलग अलग पाथ से जा रही हैं P से Q तक, ठीक है, जाना उनको P से Q तक ही है। अभी उसने बोला प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है, विस्थापन सदिश का परिमाण पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब पहली लड़की कैसे भी जाए, दूसरी लड़की तो चलो सीधी जा रही है, और जो तीसरी लड़की कैसे भी जाए, उनका विस्थापन तो सेम ही होगा, पी क्यू के अलॉन्ग ही होगा, तो तीनों के विस्थापन का परिमाण समान ही होगा, और वो परिमाण कितना आएगा 200 + 200 400। तो पहले क्वेश्चन का सीधा सीधा उत्तर है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। उसने अपन से पूछा कितना होगा परिमाण, तो चाहे आप ए के लिए निकालो, बी के लिए निकालो या सी के लिए निकालो, तीनों के लिए जो परिमाण है वो कितना आएगा हमारे पास, का परिमाण तीनों के लिए सेम ही आएगा, इस पी क्यू के अलॉन्ग 200 + 200, यानी टोटल कितना हो गया 400 मीटर। तो आई होप क्लियर हो गई होगी इतनी बात सबको। इसके बाद किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है, और किस लड़की के लिए ये जो लंबाई है वो स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है, ऑब्वियसली बी के लिए, क्योंकि बी ही उसके अलॉन्ग गई, तो सेकेंड वाले का उत्तर आ जाएगा हमारे पास बी। ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, महाफर्जी क्वेश्चन था, बस आपको विस्थापन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप विस्थापन के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। देख के तो ऐसे लग रहा तो भयानक सा क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या बना दिया इसने, क्वेश्चन बहुत बिल्कुल अल्लू सा पूछा इसने, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो ये भी बहुत सही क्वेश्चन है, ये भी विस्थापन दूरी वाला ही क्वेश्चन है कुछ। कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना प्रारंभ करता है और पार्क के किनारे Q तक पहुंचा, तो O से P तक पहुंचा है ना, P तक बोलो ना, हाँ किनारे तक पहुंचा। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता है, तो देखो पार्क की परिधि के अनुदिश मतलब ऐसे साइकिल चला रहा है, ऐसे
और Q तक पहुंचा, चलता है और Q होते हुए Q के रास्ते जो है केंद्र पर वापस आ जाता, तो ये ऐसे जाते हुए इससे केंद्र तक पहुंच जाता। तो P से चलना स्टार्ट किया था, कहाँ गया हमारा P, ये रहा, ठीक है। और फिर परिधि पर चला, Q तक आया, फिर वापस वो किस पर पहुंच गया, O तक, केंद्र पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर, ओहो 1 किलोमीटर लंबी त्रिज्या है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कुल विस्थापन कितना, औसत वेग कितना, औसत चाल क्या होगी। तो देखो पहले दो का उत्तर तो आप लोग चीख चीख के बता सकते हो कि प्रारंभिक बिंदु सर वही, अंतिम बिंदु सर वही, तो विस्थापन तो बेचारा 0 ही हो गया। तो पहले वाले का उत्तर तो 0, कुछ भी नहीं था। औसत वेग, क्योंकि विस्थापन 0 है, वेग क्या होता है, औसत वेग, विस्थापन बटा समय, ये भी 0। औसत चाल एक अच्छी चीज है, वो निकालते हैं अपन। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो तो अगर हमें कुल दूरी निकालनी है तो देखो कितनी तय करी उसने, कुल दूरी, पहले तो ओपी कितना हमारा 1 किलोमीटर लंबा है ना, तो हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो P से Q तक गया, तो उन्होंने क्वार्टर यानी 1/4 पार्ट उसने कवर करा, तो 2πr का 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा ना, बिल्कुल 1/4 है। तो जाएगा हमारे पास 1/4 2πr का, तो r कितना है 1 ही, तो 1 किलोमीटर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। और उसके बाद वापस इधर आया Q तक, तो वापस 1, ठीक है। तो ये इससे काटा 2, इसको इससे काटोगे तो 1 किलोमीटर प्लस ये हो गया 0.5 पाई, या 0.5 को छोड़ो यार, अपन सीधे सीधे लिखते हैं। पाई का मान 3.14/2 और प्लस 1, सब जानते हो, 1 प्लस 1.56 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3, 3.56। तो कुल दूरी हो गई किलोमीटर में। समय कितना लिया उसने, 10 मिनट, 10 मिनट का समय ले लिया। लेकिन सारी कहानी क्योंकि किलोमीटर में चल रही है, तो समय भी घंटे में चलना चाहिए, तो 10/60 घंटे, ठीक है। बस अब हमें औसत वो निकालना है, औसत चाल। तो ये औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी देखो कितनी है, कहाँ गया, 3.56 बटा 10/60, ठीक है। तो वैसे अब अपने को क्या करना है, अब तो बहुत आसान है, एक जीरो ने एक जीरो को मार डाला, है ना, एक जीरो ने दूसरे जीरो को मार डाला। तो अब गुणा करना है बस अपने को, 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33 और 6 तिया 18, ठीक है ना, 18 और 3 21, ये हमारा आ गया किलोमीटर प्रति घंटे में इसका औसत चाल, औसत वेग तो वैसे 0 क्योंकि विस्थापन 0 है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर अपन थोड़ा आगे चलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन। इससे तुम्हारा पूरा दिमाग घूम जाएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो फील ही नहीं आएगा कि क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है, समझने की तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो किसी खुले मैदान में, भाई खुला मैदान है मस्त, कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद बाईं ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 60 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है। किसी दिए हुए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठवें, 8वें मोड़ पर विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक बार के लिए तो क्वेश्चन मतलब खतरनाक सा है। अब देखो क्या बोला उसने, ये मोटर चालक जो है ऐसे उस पथ पर चल रहा है, देखो मान लो सीधा चल रहा है आराम से मस्त, चलने के बाद 500 मीटर चला, फिर वो बोल रहा है कि है ना उसको 60 डिग्री कोण पर जाना पड़ रहा है। देखो 60 डिग्री बाईं ओर उसको मुड़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे मुड़ रहा होगा ना। अभी देखो जब मैं चल रहा हूँ सीधा 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 सीधा, मान लो चला है ना, या चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको ईजी करता हूँ मैं, ऐसे चलने के बजाय आप इसको ऐसा मान लो,
आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं कि भाई 500 मीटर वैसे चला। चलने के बाद वो यहाँ पहुंचा। यहाँ पे पहुंचने पर वो पाता है कि यार मुझे तो टेढ़ा जाना पड़ रहा है, वो भी 60 डिग्री। तो ये ऐसा कुछ है कि ये कोण 60 डिग्री, तो मैं 60 डिग्री इधर झुक गया बेचारा। तो मैं सीधा चल रहा था, उससे 60 डिग्री मुझे इधर चलना पड़ा। वापस में 500 मीटर चला, मान लो ए पॉइंट से चला, ये बी पॉइंट पे पहुंचा, सी पॉइंट पे जैसे मैं पहुंचा वापस मुझे 60 डिग्री चलना पड़ा। तो मैं जाना इधर चाहता था, तो लेकिन मुझे इसने 60 डिग्री इधर झुका दिया। ठीक है, ऐसे में डी तक पहुंचा। तो मैं ऐसा कितनी बार करूंगा, मेरे को कितनी बार ऐसा घूमना पड़ेगा, कितनी बार? तो इसके लिए आपको थोड़ी सी 9th वाली मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी कि बनने वाला जो शेप होगा ना वो बहुभुज होगा, मतलब उसकी काफ़ी भुजाएं होंगी, लेकिन उसका नाम तो मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितनी भुजाएं होंगी। तो क्योंकि हर बार ये 60 डिग्री कोण पर झुक रहा है, तो ये देखो ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, आगे भी बाह्य कोण बनेगा, ऐसे ऐसे बाह्य कोण बनेंगे। और हमने पता है 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी शेप की कोई भी आप बहुभुज ले लो, उनके बाह्य कोणों का जो योग होता है ना वो 360 होता है। ये पढ़ा है अपन ने। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर 60 डिग्री के कोण के हिसाब से आप बाह्य कोण लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा 6 साइड बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का जो योग है ना वो कितना होता है, 360 डिग्री। क्योंकि हर मोड़ पे आप 60 डिग्री कोणांतरित करते हुए चल रहे हो, यानी ज्यादा से ज्यादा आप 6 साइड बना पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। देखो मेरी बात सुनो भाई, यहां चले 60 डिग्री, यहां चले 60 डिग्री, 120 गया। अगली बार मोड़ोगे, ये देखो जाना इधर चाहते थे लेकिन भेज इसने इधर दिया रास्ते ने, तो ये वापस 60 डिग्री, 60 60 60 खत्म हुआ, 6 6 6 कितना हुआ, 6 कम 6 0 12 6 18 यानी 180 डिग्री। अब वापस 60 डिग्री चल रहे हो, फिर 240 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, 360। तो कुल मिला के आप 360 से ज्यादा का बाह्य कोणांतरित नहीं कर सकते, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा 6 मोड़ ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 6 इस तरीके के आपकी साइड्स बन जाएंगे। तो अपन लिख देते हैं कुल मोड़, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, है ना सर? कैसे कैसे गाने गा रहे हो हमें? तो ये 6 मोड़ मुझे मिले। ठीक है, इसके बाद देखो एक मोड़ ये रहा, एक मोड़ ये रहा, एक मोड़ ये रहा, तीसरा अभी ये यहाँ पे जाना चाहता था, इसको यहाँ मोड़ दिया अपन ने, तो ये 60 डिग्री एक और हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर ये जाना इधर चाहता था, फिर बेचारे को उधर मोड़ा, 1 2 3 4 5, अच्छा छठी है क्या ये? फिर तो गड़बड़ कर दी अपन ने, मुझे डायग्राम को वापस बनाना पड़ेगा, उसमें तो मास्टर है अपन 10th क्लास की, है ना? ऐसा कुछ हो गया। तो देखो मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ करा, है ना, यहाँ पहुँचे, फिर ये कितना कोण है हमारा, 60 डिग्री, यहाँ पहुँचे, ठीक है, फिर इसने अपने को मोड़ दिया, यहाँ पहुँचे ना, तो एक 60, फिर ये 60, ठीक है, फिर डी पे पहुँचे, फिर यहाँ जाना चाहते थे, फिर मोड़ दिया, फिर 60, फिर क्या बोलते हैं ई पर पहुँचे, फिर यहाँ जाना चाहते थे, फिर मोड़ दिया, फिर एफ पे पहुँचे, जाना यहाँ चाहते थे, यहाँ मोड़ दिया। तो देखो 60 60 60 का योग कर लो, ऐसे एक यहाँ पे भी आएगा, 6 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 360। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, वो गोल गोल घूम करके वापस 60 60 डिग्री कोण बना करके एक हेक्सागोनल शेप पे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मान लो क्वेश्चन में आ जाता कि हर बार वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो पाता, तो 9 चौक 36 हो जाता, 30 30 का बता देता तो 6 के बजाय 12 साइड बन जाती। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? 360 से ज़्यादा बाह्य कोण बनाना संभव नहीं। हर की लंबाई 500 500 मीटर है ना, वे आप मान के चल रहे हैं कि हर की लंबाई 500 500 मीटर है। तो बोल रहा है कि हमें तीसरे, छठे और 8वें मोड़ पर विस्थापन बताना है। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ की लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। मतलब जो टोटल लेंथ है ना, जो कुल दूरी है, मतलब दूरी और विस्थापन को कंपेयर करना है। ठीक है, ये अपन से बोला। और क्या बोलते हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, उसने स्टार्ट कहाँ से करा है, किसी भी मोड़ से। शुरू कहाँ से करा है, किसी मोड़ से शुरू करा है। तो मान लेते हैं कि उसने किसी मोड़ ए से स्टार्ट करा, तो पहले अपन से पूछ रहा है वो तीसरे मोड़ पर। तो देखो सीधा इसको मोड़ नहीं मानेंगे
क्योंकि अपन ने तो यहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ चले, पहला मोड़ मिला, दूसरा मोड़ मिला, तीसरा मोड़ मिला। यानी अगर मैंने ए से मोशन स्टार्ट करा है तो मेरा मोड़ जो है तीसरा मोड़ मुझे कहाँ मिलेगा, इसको नहीं लेना क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट कर रहा है ना, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सीधा चल रहा था, पहला मोड़ मिला, सीधा चल रहा था, दूसरा मोड़ मिला, फिर डी पे। तो बेसिकली मुझे तीसरे मोड़ पे यहाँ पे जाना है, तो ये मेरा विस्थापन हो गया एडी, ठीक है ना, एडी मेरा विस्थापन है। तो पहला अपन लेंगे कौन से मोड़ के लिए, तीसरे मोड़ के लिए, तो तीसरे मोड़ के लिए, तीसरे मोड़ के लिए, तो तीसरे मोड़ के लिए विस्थापन अपने को निकालना है। ये तो टेढ़ा काम है, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बेसिक सी मैथ्स लगेगी 10th वाली। तो ये 500, ये 500 और ये 500। एक बात समझने वाली है, अगर मैं ए और सी को मिला दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इसके लंबवत है, दिख नहीं रहा लेकिन होगा। क्यों सर, कैसे होगा? तो देखो ये 60 है, ये कितना हुआ, ये हुआ 120, सही है। तो ये कितना कोण हुआ, ऑब्वियसली वाला 30 डिग्री और ये वाला भी 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं हमारी लंबाइयों बराबर है। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 120 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो क्या बोलते हैं हमारा दो, देखो ये 60 डिग्री हो गया ना, वापस समझना मेरी बात अच्छे से, ये 60 डिग्री है, पूरा कोण बनता है 180 का। तो ये 60, ये 30, तो बचा तो बीच में 90 ही ना। मैं वापस समझाता हूँ, ये 60 था, अंदर का बना 120, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, इन दोनों कोण को बराबर होना पड़ेगा। तो ये भी 30, ये भी 30, ठीक है। हमने बोला वो एक 60, ये वाला तो 60 ही बार वाला, ये 30 है, ये रेखी कोण बन रहा है, तो 60 और 30 हो गया 90, तो बचा कितना 90। यानी ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है जिसमें जो 90 के सामने वाला होता है ये लंब होता है। तो यानी एडी हमारा लंब है जिसका मान हमें चाहिए, एक लंब क्या 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो हमें कर्ण ए डी का मान चाहिए। तो कर्ण का मान कैसे निकले, उसके लिए तो मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। चलो ये तो मुझे पता है, आधार मुझे पता है कि 500 है, लंब का क्या करें वो निकालना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल में अब अपने को कहानी ट्राइंगल से समझनी है, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। कुछ ऐसा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की वैल्यू यहाँ मेरे को मिल जाए ये वाले की AC की, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए तो मैं इस बिंदु से इसके ऊपर एक लंब डाल देता हूँ। अभी देखो 30 डिग्री है, ये हो गया 500 यानी इसका लंब, और ये 500 यानी ये बार बार लंबी निकल रहा है, तो ये इसका कर्ण और ये इसका कर्ण। तो एक त्रिभुज में अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD, इसको नाम देते हैं चलो O। तो त्रिभुज BOBC के अंदर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं CO की लेंथ निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। भाई मुझे पूरी लाइन चाहिए थी, डायरेक्ट नहीं निकल रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। काम करता हूं मैं, B से AC पे एक लंब डालता हूं, और वो लंब कहां पे जाके गिरा, B पे, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में तो विभाजित करेगा। कैसे पता बड़ा सारा समद्विबाहु त्रिभुज है, अरे 30-30 था ना, दो बराबर भुजाएं थी, तो ये बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। नहीं भी आए तो भी अपन नॉर्मल तो निकाल ही सकते हैं। तो हमें आधार ये पता है, थीटा 30 डिग्री पता है, हमें कर्ण पता है। जब कर्ण पता है, कोण पता है, और निकालना क्या है, आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा। तो इस त्रिभुज में मैं लगाऊंगा मैथ्स है 10th की, कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं लगा रहा हूं मैं अभी तो कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री हो गया हमारे पास, आधार CO बटा कर्ण 500 के बराबर। तो CO का देखो कितना मान आया 500, और तुम्हारा cos 30 होता है √3/2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 250 √3। मैं इसको रब करके लिख देता हूँ, 250 जैसा दिख नहीं रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 250 √3। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको A लिया, इसको B लिया, इसको C लिया, लंब डाला, ये O था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। त्रिभुज लिया मैंने कौन सा, BOC, ठीक है। इसमें हमारे को क्या बोलते हैं, cos 30 लगाया अपन ने, वो किसके बराबर आया, आधार OC बटा लंब
ये 500 ही हमारे पास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये 500 ही था, ये भी 500 ही था। OC कितना आया 500 रूट 30 का मान √3/2। सॉल्व करा, OC आ गया 250 √3। ठीक है, तो प्योर मैथ है 10th वाली, समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब OC में आ गया तो ऑब्वियसली हो कि मान भी वैल्यू सेम ही हो जाएगी। तो मैं टोटल बोल लूँ AC की वैल्यू, देखो AC कितना आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना क्योंकि दोनों बराबर है। AC देखो हमारे पास आया इसका डबल 250 √3 प्लस 250 √3, कितना आ गया 500 √3। ठीक है ना, ये हमें क्या मिल गया AC। अब वापस चलते हैं, AC क्या निकाल रहे थे अपन, ये तो सबको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो अगर मुझे AD निकालना है तो मुझे ये मिल गया आधार, ये मुझे मिल गया लंब, निकाल देता हूँ मैं कर्ण, पीछे बना देते हैं इसको। तो कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। ठीक है, इसे हमने नाम दिया A, मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ, ACD। ये 90 है, ये हमारा 500 ही था, ये हमारा आया 500 √3। ठीक है, तो कर्ण क्या है, इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। तो AD बराबर हो गया रूट में 500 का वर्ग प्लस 500 √3 का वर्ग। अब ध्यान से सुनना, 500 के वर्ग को तो आप ले सकते हो बाहर। ठीक है, 500 का वर्ग जब बाहर आएगा तो सिर्फ 500 के साथ आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस √3 का वर्ग। अब √3 का वर्ग क्या होता है, सिर्फ 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो देखो निकल आया ना आराम से, तो 4 का हो गया √2, यानी इसका मान आ गया 1000 मीटर, यानी AD में मिला 1000 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट जब वो 3 टन ले रहा है, जब वो तीसरे मोड़ पे लेगा तो विस्थापन कितना है हमारे पास, विस्थापन हमारे पास आया 1000 मीटर। ठीक है, अब यहां तक तो मैं आ गया। अब इसने दूरी भी पूछी है, पथ की लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है वो, तो दूरी तो देखो आसानी है, 5 5 5 तो 1500 हो गई, इसमें तो कुछ ऐसा बड़ी लोचे वाली बात नहीं है। तो पहला पार्ट तो हमारा हुआ तीसरे मोड़ के लिए। अब ये छठवें मोड़ के लिए लेना है, पहला मोड़ पहला मोड़, इसको तो अपन लेंगे नहीं, पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, चौथा मोड़, पांचवा मोड़, छठा मोड़। भाई छठे में तो वहीं आ गया, तो मतलब विस्थापन 0। चलो पीछे लिख देता हूँ, पीछे लिख देते हैं इसे। छठा मोड़, विस्थापन 0 क्योंकि हम वहीं पहुंचे, और दूरी, तो जो दूरी है क्योंकि 6 मोड़ लिए ना अपने, तो कितना हो गया 5 5 5, तो 6 × 5 100, तो हो गया हमारे पास 3000। तो ये दो हमारे पार्ट आ गए। अभी लास्ट हमारे पास पार्ट बचा है, फर्स्ट वाला इसका ट्रिकी था, मैं आपको पहले बता दूं, लास्ट वाले दोनों इतने ट्रिकी नहीं है। ठीक है, लास्ट अपन से पूछा उसने 8वें मोड़ पर, तो मैं एक काम करता हूं आपके लिए दूसरा फिगर बना देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे। अरे बाप रे, तो A B C D E F 8वां मोड़, यहां से चले पहला मोड़, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां। 8वें में अपन ये रहे, और AC तो अपन निकाल के बैठे हैं। देखो AC तो हमने निकाला हुआ है, AC था ना, ये रहा, क्या ये AC है ना, AC तो हमारा आ गया 500 √3। तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, मैंने बोला था ना लास्ट वाला इजी है। तो 8वें मोड़ के लिए, 8वां मोड़, विस्थापन आया हमारे पास 500 √3 मीटर। ठीक है, दूरी क्या है, 8 बार चला ना, 5 5 5, तो 4000, सिंपल, 8 × 500। ठीक है भी, 5 5 5 5 5, 6 बार चला, फिर 2 बार, टोटल हो गया 8 बार, 8 × 500 कर दिया अपने। तो आई होप समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये आज का मेरे लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अपन ये लेसन खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेसन में अपन कंप्लीट करने की।
ठीक है। देखो, तो कोई यात्री किसी नए शहर में आया, मतलब मस्त अभी मैंने कहीं जगह शिफ्ट करा हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं पहुँचा, पहुँचने के बाद मैं स्टेशन पे पहुँचा, मैं प्लेन में नहीं उड़ रहा अभी, मैं अच्छे से स्टेशन पे गया, कोविड चल रहा है, अभी कहीं जाना नहीं है, पर शिफ्ट करा है, क्या करें। तो क्या बोलते हैं, वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है वहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है। अभी घर मेरा एक्चुअली क्या शिफ्ट मिला नहीं है मेरे को, अभी तो मैं होटल में रह रहा हूँ। तो मेरे जो मैंने जहाँ पे बुकिंग करी है वो मेरे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे को मिला एक बेईमान टैक्सी वाला। वो बेईमान टैक्सी वाला मुझे 23 किलोमीटर चला के चक्कर काट के 28 मिनट में पहुंचाता है मेरे कहाँ तक, भाई मीटर बढ़ जाए उसका, पैसा वैसा उसको ज़्यादा मिल जाए, इसलिए वो घुमा फिरा के मेरे को मेरे डेस्टिनेशन यानी होटल तक पहुंचाता है, और वो 28 मिनट लगाता है। मुझसे पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं, हमें इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, शायद क्वेश्चन मिस हो गया है, इसमें हमें औसत वेग और औसत चाल निकालनी है। औसत चाल और औसत वेग निकालना, वेग नहीं औसत वेग है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो कुछ बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं कुल दूरी के बारे में आपसे पूछूं, देखो हमने अच्छी सी ऐसे बनाई भी है कि मस्त ऊपर से पेटी वेटी लग के मस्त अपन आए हैं नया घूमने फूमने के लिए। तो क्या बोलते हैं, हम अगर दूरी के बारे में बात करें, पहले औसत चाल देख लेते हैं। चलो, तो औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमने तय करी 23 किलोमीटर, क्योंकि मैं लेके गया, और 28 मिनट लगा दिए मैंने, यानी 60 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में करना है। इसको सॉल्व फिर जब आप करोगे, जो आप लोग करके मुझे बताएंगे, आपको आंसर मिलेगा, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, वो हमें क्या देगा, औसत चाल। अब अगर औसत वेग पूछ ले, तो मेरी क्या बोलते हैं, हमारे स्टेशन से हमारे होटल की जो न्यूनतम दूरी है, उसने बोला ना सीधी सड़क पर है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो क्या बोलते हैं, इसका मतलब हमारी विस्थापन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10। तो अगर मैं औसत वेग निकालूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना है, 10 बटा कितना है हमारे पास टाइम, अपन ने 28 मिनट लिया, पहले भी 28 था, अभी भी 28। कुछ बच्चों को तो फील आ रहा होगा कि सर ये विस्थापन दूरी वाला जो टॉपिक था, ये तो प्रीवियस चैप्टर था, ये बुक वालों ने इसमें क्यों डाला है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये आप मुझे कमेंट करके उत्तर बताएंगे, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कुछ जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं इसी से चैप्टर से रिलेटेड, कुछ तो हमने कर लिए। देखो जैसे वृत्ताकार गति के जो थे वो मैंने करा दिया आपको, इसके अलावा मैंने बारिश वाला, वो आपकी रिवर वाला जो प्रॉब्लम था, नदी वाला, वो करा दिया। कुछ क्वेश्चंस और बच्चे हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेसन में ख़त्म करने की, ठीक है। चलिए इस लेसन के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेसन में। इस क्लास के लिए इतना, और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, पढ़ के क्या होना ये वगैरह। तो मोटिवेशन के लिए थोड़ा मोटिवेशन चीज़ें सुनो, अच्छी बातें सोचो, ठीक है, और पढ़ते रहो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बीच में खेलो भी, ब्रेक भी लो, सब करो, ठीक है। जितना भी आप इंजॉय कर सकते हो करो, लेकिन साथ के साथ पढ़ो भी, ठीक है। और घर पे रहना है, फालतू इधर उधर नहीं घूमना है, बिल्कुल भी नहीं घूमना है, ठीक है। चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी नहीं आता है, मेरा नाम टैग करके आप प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, और अगर चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा बेटा, मैं घर पे आके मार दूंगा, वो पहले कर देना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।